शेष यात्रा। उषा प्रियमवदा का यह उपन्यास स्त्री जीवन की अनोखी यात्रा का दस्तावेज है। शेष यात्रा की नायिका अनुका एक सीधी सादी परंपरागत लड़की है जो अपने अस्तित्व से बेखबर है, और अगर है तो केवल पुरुष के संदर्भ में है। किसी की बेटी, बहन या पत्नी है। वह एक ऐसी यात्रा करती है जो स्त्री के भौतिक और बौद्धिक विकास की यात्रा बन जाती है। वह औरत होने और स्वयं को पति के द्वारा नकार दिए जाने के बीच अपना अस्तित्व स्वयं अपने आप न केवल प्राप्त करती है, बल्कि पति और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अहम और अकड़ को धराशायी भी कर देती है। पति द्वारा छोड़ दिए जाने पर वह नारी की परंपरागत सामर्थ्यहीनता की छवि को बहुत हिम्मत और मेहनत से तोड़ती है। वस्तुतः उच्च मध्यम वर्गीय विदेश में रह रहे भारतीय समाज की इस उपन्यास में उनके तमाम अंतर्विरोध, व्यामोह और कुंठाओं सहित मौजूद है। अनु, प्रणव, दिव्या और दीपांकर जैसे पात्रों का लेखिका ने जिस प्रकार चित्रण किया है, उससे वे पात्र पाठकों के न भूलने वाले अंग बन जाते हैं। इस उपन्यास की कहानी की शुरुआत अनुका के कथन से होती है, जिसमें वह अपने आप से लड़ रही है। कहती है, क्या किया जाए इस अनुका नाम की औरत का, जिसकी ज़िंदगी एक बेबुनियाद इमारत की तरह उसके अपने पैरों के पास ढही पड़ी है, जिसकी पूर्णता, जिसका पत्नीत्व, स्त्रीत्व सब कुछ नकार दिया गया है, जिसकी पूरी आइडेंटिटी, पूरा अनुपन एकदम झकझोर दिया गया है। लहरों ने उसे कूड़े की तरह रेत पर लाकर पटक दिया है और जैसे अनेक आवाज़ें उसे चिढ़ा चिढ़ा कर कहती रहती हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। अनुका के इस झगड़े का कारण है उसके पति द्वारा उसे मझधार में छोड़ दिया जाना। प्रणव, जो विवाह करके उसे अमेरिका ले गया था और उसे एक आरोपित जिंदगी दी थी, इस जिंदगी में प्रणव उसके जीवन को वस्तुओं से भर देता है और उसे भी एक वस्तु की तरह ही इस्तेमाल करता है। अनुका वस्तुओं के जंजाल में फंस जाती है, प्रणव के इंतज़ार में अपना वक्त बिताती रहती है। एक दिन उसे पता चलता है कि प्रणव किसी और से प्रेम करता है। इसके बाद अनुका की ज़िंदगी बदल जाती है और वह अपनी सहेली दिव्या के साथ रहने लगती है और अंत में डॉक्टर बनकर दीपांकर के साथ वहीं पर सेटल हो जाती है। अतः इस उपन्यास का अंत है अनुका के द्वारा अपनी पूर्ण स्वतंत्रता पा लेने के बाद वह स्वयं अपने आप को सशक्त बनाती है। पुरुष के रूप में दीपांकर है, वह बराबरी का साथी है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक नहीं है। इतने सालों की स्वतंत्रता अनु सोच उठी, अपने निर्णय अपने आप लेने की जिम्मेदारी, अपनी कमाई का पैसा बचाया जाए या बहाया जाए, कहाँ रहे, कैसे रहे, वह सब अपनी मर्जी से करने का सुख, न किसी का दबाव, न जवाबदेही। उसके साथ दीपांकर इस संबंध के लिए उत्सुक है, तो वह भी निर्णय ले चुकी है। अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। दीपांकर उसे हर तरह से सुखी रखने की कोशिश करेगा। वह यह जानती थी, वह अपने लिए महत्वाकांक्षी नहीं था, पर अनु को वह कभी कोई भी निर्णय लेने से नहीं रोकेगा। यह होगी बराबरी की साझेदारी, न कोई छोटा, न बड़ा, न सुपीरियर, न इन्फीरियर। अनुका की इस जीवन यात्रा के दौरान उसने जो अनुभव अर्जित किए, जो थपेड़े खाए, जिन परिस्थितियों की पीड़ा से गुजरकर उसने अपनी राह बनाई, उनका वर्णन उपन्यास में मार्मिकता और प्रमाणों के साथ किया गया है। इन्हीं परिस्थितियों से गुजरकर ही तो अनु ने अपने आप को बनाया है। अपने घर परिवार की सुरक्षा कवच से परे विदेश में जिस पति पुरुष प्रणव के सहारे वह गई थी, उसके द्वारा ही त्याग दिए जाने पर ही जाना और अनुभव किया कि अनु भी है, और यह अनु वह अनु नहीं जिसे प्रणव विवाह करके अपने साथ अपने सहारे यहाँ लाया था। किसी के प्यार में न होना, किसी में अपने को समाहित न करना, इसका भी एक पॉजिटिव पक्ष है। मैं हूँ अनु, अपने में तुष्ट, अपने स्वत्व बोध में सुखी,
अपने सुख दुख में अकेली, अपने में स्वाधीन। उसे यह अनुभूति प्रिय लगती है। उसने अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व का लक्ष्य पा लिया है। अब आगे जो समय और भाग्य दे, पूरे एहसास और जिम्मेदारी से स्वीकार करेगी। अगर कुछ न भी मिले तो कोई शिकायत नहीं होगी। अपनी डॉक्टरी की उपाधि तो होगी, सुख चैन से रह तो सकेगी, काम करने का संतोष तो मिलेगा। स्थायी रूप से पुरुष के जीवन में न हो तो न हो, ज़रूरत भी किसे है। दरअसल अनुका जिस परंपरागत परिवेश और परिवार से आई है, उसमें स्त्री एक वस्तु की तरह ही इस्तेमाल होती रही है। उसका कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, कोई निजी स्थान नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है। सज धज कर बकरे की तरह विवाह वेदी पर हलाल होने के लिए तैयार की जाती है। घर की चारदीवारी ही उसकी दुनिया होती है। घर में चूल्हे चौके, खाना बनाना, बच्चों और बड़ों की सेवा करना, पुरुषों की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को पूरा करना, बस इतना ही उनका संसार है। अनु ने बचपन से वही पुराने ढंग का घर देखा और जाना था। उसमें ड्योढ़ी थी, मेहराबदार दलान, मुजरे वाली कोठी, चौकोर कमरे, खुटी घुटी बंद कोठरियाँ, तहखाने, दुछत्तियाँ, संडास, कहारिन, नाई, बूढ़ी महाराजिन। उस घर की एक अपनी गति थी। हर प्राणी उस गति में अपने को ढाल लेता था। नई ब्याही बहुएं, आते जाते मेहमान। बड़ी मामी घर की मालकिन थी, छोटी मामी सबकी लाडली, सबसे सुंदर, नखरीली, पढ़ी लिखी, अनोखी दोस्त। बड़ी मामी दूध और धोबी का हिसाब रखती थी। घर के खाने पीने की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। छोटी मामी सज संवर कर बैठी रहती, उपन्यासें पढ़ती, जेठ जेठानी को अपने हाथ से पान बना कर देती, लिपस्टिक लगाकर रात के शो में सिनेमा जाती। अनु को छोटी मामी बड़ी ग्लैमरस लगती थी। बम्बई, कलकत्ता, कहाँ कहाँ घूमी हुई। अनु के स्कूल में ऊंची ऊंची चारदीवारी थी। घर में भी सिर्फ त्योहार या शादी पर ही स्त्रियों का बाहर जाना होता था। इस दम घोटू माहौल से निकलकर अनु जब अमेरिका के खुले और बिंदास परिवेश में पहुंचती है तो उसका एक दूसरी दुनिया से परिचय होता है। यहाँ यह भी देखने लायक है कि अमेरिका से आया प्रणव अनुका जैसी सीधी सादी घरेलू गुड़िया को क्यों पसंद करता है। यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक चेहरा उभर कर सामने आता है, जिसके तहत पुरुष एक पवित्र देह में तब्दील चेतना वाली स्त्री को चुनना चाहता है ताकि उसकी देह की बर्बर आवश्यकताओं को घर में वह पूरी करती रहे और घर से बाहर की उसकी अय्याशियों पर कोई रोक टोक ना लगे। अतः पढ़ा लिखा उच्च मध्य वर्ग अपनी विशुद्ध शारीरिक भूख को अपने ज्ञान और विज्ञान की चेतना से विवेकपूर्ण नहीं बनाता, बल्कि और अधिक बर्बर रूप में उसे पूरी करना चाहता है। प्रणव अनु के जीवन में भौतिक पदार्थों की चकाचौंध को इस तरह भरता है ताकि उसकी चेतना उन भौतिक जड़ पदार्थों के उपभोग में उलझकर जड़ होती जाए और उसका उपभोग बिना रुके चलता रहे। प्रणव के घर के बाहर की अय्याशियों पर उसका ध्यान जाए ही ना। उसका विवाह प्रणव के साथ तय कर दिया जाता है, पर उससे पूछने या बताने तक की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। जब वह प्रणव के साथ अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पर बेहोश सी हो जाती है तो प्रणव की पुरानी दोस्त रेखा कहती है, प्रणव, टेक केयर ऑफ हर, शी इज़ जस्ट अ किड। अनु एक बच्ची है, दरअसल बच्ची नहीं, गुड़िया है, जिसकी देखभाल करना केयर करने जैसा ही है, उतना ही आवश्यक है। प्रणव एक सुंदर वस्तु की तरह उसकी देखभाल करता है और ढेर सारी वस्तुओं के बीच उसे भी एक वस्तु के रूप में बदल देता है। अनु खाना गरम करती है, दोनों साथ साथ खाते हैं, एक सुखद चुप्पी में, सब कुछ साफ सुथरा, एक अच्छी सी पार्सल की तरह बंधा हुआ जीवन। कभी मूड होने पर उसे बाहर ले जाता है। अनु जो कहती है उसे तुरंत खरीद लेता है। अनु के घर के एक कमरे में चीज़ों का ढेर लगाना शुरू हो गया है। अलमारियों में चीज़ें संजोते हुए अनु को अक्सर वेद का अपना बक्सा याद आता है।
वस्तुओं से भरे घर में अनु भी वस्तु बनती जा रही है। उसके आसपास जो अन्य स्त्री पात्र हैं और जो एक सखी सम्मेलन में संगठित हैं, रूपल, कंचन, कीरत, रानी, विभा और मिनी, वैसे विभा को छोड़कर सभी गृहिणियाँ ही थी। ये सब की सब वस्तु की तरह व्यवहार करती हैं और वस्तुओं के घेरे में ही अपने होने को तलाशती रहती हैं। पश्चिम की औरत अपने होने के बोध को जल्दी महसूस कर लेती है, अतः वह घर, पति, बच्चों के सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़कर अपने वजूद की तलाश में भाग जाती है। अच्छे घर, मियाँ और बच्चों के बावजूद भी तो एक औरत को कुछ खाली खाली लग सकता है। विभा का यह कथन स्त्री की अस्मिता की तलाश और वजूद को बचाने का एहसास है। भारत जैसे परंपरागत समाज में इस तरह की प्रकृति को सिर्फ यौन संतुष्टि और असंतुष्टि के रूप में देखकर स्त्री की चरित्रहीनता को जोड़ दिया जाता है। अमेरिका की जीवन शैली में अपने खालीपन को भरने के लिए दावतें, पार्टी और शॉपिंग, घर में वस्तुओं का अंबार, शराब पीना और अपने वजूद को पाने के लिए विवाहेतर सेक्स संबंध बनाना शामिल है। अनु पूरी तरह इस तरह के माहौल में रम गई है। प्रणव की मर्जी और सोच ही उसके जीवन को संचालित करते हैं। वह जो कुछ भी करती है प्रणव के विचारों के अनुसार और अनुकूल ही करती है। वह पूरी तरह प्रणव पर निर्भर है। बिना प्रणव के वह अपाहिज है। प्रणव से मशविरा किए बिना वह कोई निर्णय नहीं ले पाती। आज क्या खाओगे से लेकर मैं शाम को क्या पहनूं, सभी कुछ प्रणव की मर्जी से ही होता है। अनु प्रणव के मूड से चलती है, वैसे ही हंसती है, वैसे ही चुप हो जाती है। उसकी दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, न महंगाई है, न भूख है, न अकाल है। उसके चारों तरफ एक जुलूस है, बीच में वह दोनों नंबर 1 जोड़ा। स्त्री के जीवन की पूरी पटकथा दूसरे ही निर्धारित करते हैं। विवाह से पहले की पटकथा तो पिता और चाचा, मामा और भाई तथा विवाह के बाद पति। जिंदगी की यह पटकथा अनु को बचपन से ही मिली थी। वह किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसकी सारी ज़िंदगी दूसरों ने निर्धारित की थी। साल में एक बार जब सारे घर के कपड़े सिलते थे, अनु के कपड़े भी बन जाते थे। पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। जो महाराजिन परस देती थी वह खा लेती थी। स्कूल जाती थी, कॉलेज जाने लगी। वह क्या पढ़े, क्या विषय ले, अनु के लिए कभी प्रश्न नहीं उठा। अनु ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। जो सब लड़कियों ने लिए उसने भी ले लिए। उसका भाग्य सराहते हुए जब बिरादरी की औरतों ने कहा लौंडिया के भाग जागे हैं, विलायत का डॉक्टर, इतना गहना कपड़ा, तब अनु को लगा हाँ शायद भाग्योदय हुआ है। वह प्रणव के प्रति कृतज्ञ थी। इतना सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी झलक पाने भर पर ही दृश्य बदल गया था। पटकथा का रवैया वही था। जो जिम्मेदारी प्रणव ने पकड़ाई थी, जो भूमिका दी गई थी, वही निभा रही थी। खाना बनाना, घर साफ सुथरा रखना, प्रणय की पोजीशन के अनुसार कपड़े पहनना, पार्टियों में चुपचाप मुस्कुराते रहना। आधुनिकता की जीवन शैली में बहुत कुछ ग्लैमरस और आकर्षक दिखाई देता है दूर से। जब उसमें आप अंदर घुसते हैं तो उसकी एक रास्ता और वही दोहराव और एक रास्ता महसूस होने लगती है और उसमें कहीं भी विविधता नहीं होती। अनु को भी धीरे धीरे इस एक रास्ता का बोध होने लगा और उसमें प्रणव के न होने पर बोरियत पैदा होने लगती थी। लेकिन वह सखी सम्मेलन की अन्य स्त्रियों की भांति दूसरे पुरुषों के साथ सहवास की सोच भी नहीं सकती थी। यह उसके पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दिए संस्कार है। उसके अंदर सेक्स और यौनिकता अपने पति तक ही सीमित है। जब वाटरमैन उसके साथ एक रात सोने का प्रस्ताव रखता है तो वह हक्की बक्की रह जाती है और कहती है मैं अपने पति के साथ सुखी हूँ, किसी दूसरे पुरुष का ध्यान भी मैं पाप समझती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ प्रणव कई अन्य स्त्रियों के साथ दैहिक संबंध रखता है। उसे कोई अपराध बोध नहीं होता। वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दो मुँहे संस्कार हैं जो पुरुष के अंदर उसी अपराध के लिए कोई
अनैतिकता का बोध पैदा नहीं करता और एक स्त्री उसी कार्य के लिए सोचना भी पाप समझती है। आधुनिक जीवन पद्धति और मूल व्यवस्था में नैतिक और मानवीय मूल्यों से संचालित स्त्री बिल्कुल अनफिट महसूस करती है। वह इस व्यवस्था में अपने आप को असंगत महसूस करती है। अनु भी जब कीरत के यहाँ सुबह पहुँचती है तो उसके घर का माहौल और उसकी लड़की गोगी का व्यवहार उसे अजनबी की तरह महसूस कराता है। उसे एकदम अपनी उपस्थिति उस कमरे में असंगत सी लगने लगती है। कीरत जैसी स्त्रियां जो अपने आप को उस आधुनिक बोध की विडंबनात्मक व्यवस्था में डालने की कोशिश कर रही है, निरंतर एक वस्तु में तब्दील होती जा रही है। बिना शराब के उनके चेहरे पर नॉर्मलिटी नहीं आती। बिना शराब और मर्द जिस्म के बिल्कुल बेकार की वस्तु में तब्दील होने लगती है। धनराज के जाने के बाद वह शाम बीतती ही नहीं, न रात को नींद आती है। मुझे अपने बगल में धनराज का शरीर रोज चाहिए। जब वह नहीं होता तो गोली खाकर सोना पड़ता है। मातृत्व के संबंध में अनु का सोचना है कि इसका निर्णय भी प्रणव का ही होगा। उसे माँ बनने से कोई ऐतराज़ नहीं और उसकी जल्दी भी नहीं है। मातृत्व स्त्री का अधिकार है, परंतु पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने उसके इस अधिकार को अपने अधीन कर लिया है। वह कब माँ बने कब नहीं बने, इसका निर्णय पुरुष के पास है। वह तो एक उपकरण की तरह इस्तेमाल में लाई जाती है। अनु की यह मानसिकता सदियों से स्त्री के मानस को अनुकूलित करने का परिणाम है। बच्चे के संबंध में निर्णय प्रणव का होगा और निश्चय ही प्रणव को कोई जल्दी नहीं थी। मर्द अपनी आकांक्षा और वासना की पूर्ति के लिए घर के बाहर जाता है। पत्नी के शिकायत करने पर कि उसका बहुत देर तक घर से बाहर रहना उसे अच्छा नहीं लगता तो वह उसे घर गृहस्थी के काम गिनाने लगता है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा स्त्री को दी गई भूमिका है। तुम्हें इससे समझौता करना पड़ेगा अनु। मेरा काम तो फैलता ही जा रहा है। तुम्हें भी तो कितने काम रहते हैं, घर की देखभाल, कुकिंग। फिर उसने जोड़ा, यह एकाएक असंतोष क्यों? अनु को धीरे धीरे इस जीवन की एक रस्ता से बोरियत महसूस होने लगी थी। प्रणव का निरंतर बाहर रहना, काम के बहाने उससे दूरी बनाना और उसके जीवन को घर की चार दीवारी तक सीमित करते जाना, उसे समझ में आने लगता है कि वह जिंदगी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। प्रणव भी अनु से ऊब गया है और अपने होने की, मर्द होने की सार्थकता कहीं और ढूंढने लगा है। क्योंकि अनु के पास प्रणव के इंतज़ार और घर की देखरेख के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, अतः उसके जीवन का विस्तार भारतीय परंपरागत घरों की तरह ही घर तक सीमित है। फिल्म डायरेक्टर चंद्रिका राणा जब उसे नाश्ता सर्व करते देख कहती है कि आप तो सिर्फ यही करती हैं, उसका प्रश्न अचानक गोली की तरह निकलता है। इस बात को प्रणव संभालने की कोशिश करता है और वही पितृसत्तात्मक व्यवस्था की भूमिका निभाने की बात कहता है। यही अनु को बहुत व्यस्त रखता है। इतना बड़ा घर, फिर मेरी देखभाल, इतना ही इनके लिए काफ़ी है। आप नहीं चाहते कि कुछ करे? मुझे कैरियर गर्ल नहीं चाहिए थी, प्रणव ने कहा। मैं चाहता था सरल स्नेहशील बीवी जिसके साथ बैठकर सुख चैन मिले। इसका मतलब कि जो स्त्री घर से बाहर काम करती है वह स्नेहशील नहीं होती, सरल नहीं, कुटिल होती है। उसके साथ बैठकर पुरुष को सुख चैन नहीं, दुख और बेचैनी मिलती है। चंद्रिका इस बात का विरोध भी करती है, परंतु प्रणव उसकी बात को टाल देता है और उसे चुप रहने को विवश कर देता है। इस घटना के बाद प्रणव की प्रतिक्रिया उसके पशुपन और अहम को लगी चोट को अभिव्यक्त करती है। वह अनुका के साथ जिस तरह से संभोग करता है वह प्यार नहीं, बलात्कार है और अनुका भी इस बलात्कार को महसूस करती है। प्रणव के होंठ क्रूर थे। वह एक हिंसक आक्रोश में अनु को झकझोर रहा था, प्यार में नहीं। अनु ने उसे दूर ठेलना चाहा। वह प्रणव जो देर तक उसे सहलाता था, दुलारता रहता था, इस वक्त कहाँ खो गया था? पुरुष मात्र जिसका अव्यक्त रोष और ऐंठती हुई ताकत वह महसूस कर रही थी, जिसका कारण जानने में वह असमर्थ थी। वह देर तक कुचली, टूटी,
झुकी हुई पड़ी रही। यह पत्नी के बलात्कार का दृश्य है, इसलिए थोड़ी शालीन भाषा और संवेदनात्मक क्रूरता के साथ लिखा गया है, वरना बलात्कार की पूरी बर्बरता और एक स्त्री के अस्तित्व को सिरे से नकारने की, उसके वजूद को पूरी तरह कुचल देने की कार्यवाही है। पुरुष को रोज़ रोज़ वही एहसास खींच से भर देता है, पर वह यह नहीं सोचता कि एक स्त्री वही रोज़ रोज़ बिना इच्छा अनिच्छा के कैसे बर्दाश्त करती है। रोज़ रोज़ वही परस देती हो, वही दाल रोटी, वही गोश्त। यहाँ उसकी वेदना दाल रोटी की अपेक्षा अनु के जिस्म के गोश्त की पुनरावृत्ति की अधिक है, और उसकी खींच भी इसी को लेकर है। प्रणव के कई स्त्रियों से संबंध है, विभा से, शिकागो में परमानेंट गर्लफ्रेंड है, चंद्रिका आदि। इन सब में संबंधों के बारे में अनु को ज्योत्सना से पता चलता है। पश्चिम की स्त्री की नियति है कि यहाँ भी सभ्यता में पत्नी को सबसे बाद में पता चलता है, जबकि तरकश से तीर निकल चुका होता है। अनुका की इस शेष यात्रा में उसका सामना जीवन के कटु यथार्थ से होता है। उसके ऊपर का साया पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सुरक्षा घेरा, जिसमें अब तक वह वस्तु एक गुड़िया बनकर रहती आई थी, अचानक हट जाता है। वह एकदम बिल्कुल अकेली हो जाती है। तब वह अपने आप को पहचानती है। वह स्वयं को, अपने चारों ओर की दुनिया जहान को नई आँखों से देखती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पर्दा उसकी आँखों पर से हट जाता है। पुरुष की आँख से दुनिया को देखने की आदत ने उसे अपनी दृष्टि से ही अपरिचित बना दिया था। अब वह नई, अपनी, बिना किसी चश्मे के आँखों के अंदर बाहर की दुनिया को देखने को लालायित है। नई आँख से सब कुछ देखना होगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ, अंदर बाहर, अपने को, दूसरों को, प्रणव को, विशेष तौर से प्रणव को। एक आदमी, एक औरत, प्रणव और अनु। औरत रोती है, मैंने क्या कसूर किया है? चोरी की? झूठ बोला? क्या मैं दुष्चरित्र हूँ? झर झर आंसू की खत्म ही नहीं होंगे। आदमी का चेहरा कठोर है। वह औरत की तरफ पीठ करके बाहर देखने लगता है। नई आँख से सब कुछ देखना होगा, अंदर बाहर, अपने को, दूसरे को, प्रणव को। सबसे पहले बाहर, बाहर से अंदर, फिल्मी कैमरे की आँख की तरह पहले बाहर का दृश्य। अनु का यह जो तीसरा नेत्र खुला है, नई आँख, नई दृष्टि के रूप में, उससे अपने चारों ओर की दुनिया देखी, समझी और अपने वजूद को पहचाना। उसने पहचाना कि वह है, उसका होना भी अपने आप में मायने रखता है। वह अब तक हमेशा ही दूसरों के संदर्भ में होती रही थी। अब वह सारे संदर्भों से मुक्त है और अपने आप का संदर्भ खुद स्वयं है। अनुका को जब अपनी इस विचित्र परिस्थिति का पता चलता है तो अनु के पैरों के नीचे किसे जमीन निकल चुकी होती है। वह विक्षिप्त सी हो जाती है, सारे घर में तोड़ फोड़ मचा देती है। तो ऐसे टूटता है दिल? अनु जैसे सचमुच अपने दिल का टूटना सुन सकती है। उसके दिल को जैसे कोई पंजे में पकड़कर ऐंठ रहा है। वह मुट्ठियों से अपने बाल कसकर पकड़ लेती है, फिर चीख उठती है। उसके अंदर हजारों ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं। सबसे पहले चाय का प्याला फेंका जाकर खिड़की से टकराता है और खनखना कर टूटता है। वह मेज से पूरी ट्रे उठाकर पूरे जोर से ज़मीन पर पटक देती है। मेज, कांच सहित टेबल लैंप, टेप रिकॉर्डर, प्रणव के यत्न से इकट्ठे किए हुए रिकॉर्ड, उन्हें पैरों से रौंदते हुए उसे वहशियाना सुख मिलता है। प्रणव की शराब की बोतलें, महंगी बोतलें रसोई में जहाँ तहाँ गिरती है। जिस चीज़ पर हाथ जाता है उसी को बिना सोचे तोड़ फोड़, फेंक फाँक, तहस नहस करती जा रही है। वह बवंडर की तरह आज कुछ नहीं बचेगा। वह अपनी पहनी हुई साड़ी को नोच कर उसकी धज्जियाँ बिखेर कर रख देती है। प्रणव सामने पड़ता तो शायद उसका खून भी कर देती। नीरजा के बच्चों का गला दबा देगी, डॉक्टर विभा को गोली मार देगी, फिर खुद भी तर जाएगी। उसके बाल बिखर गए हैं, आंखें लाल है। वह दीवार से बार बार सिर टकराती है। पूरा घर पागल चीखों से गूंज रहा है।
चीखों पर चीखें। क्या यह उसकी ही आवाज़ है? उसे होश नहीं है? अनु की यह प्रतिक्रिया इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि उसने उन सारी वस्तुओं को तहस नहस कर दिया जिनके कारण उसे वस्तु में तब्दील किया गया, और घर की तरह उसे भी अकेला निर्जीव समझकर छोड़ दिया गया। वह इन वस्तुओं के माया जाल को तहस नहस करके अपने स्वत्व को पाती है, विक्षिप्त अवस्था में ही अपने निज को पाती है। वह वस्तु से निज तक की यात्रा में अपने आप तक पहुंच जाती है। अनु की मैरिज टूट चुकी है। वह अकेली है, बिल्कुल अकेली। अब सिर्फ वह है अकेली। विवाह टूटने की आवाज़ पश्चिम में बहुत तेज नहीं होती, पर अनु का पश्चिम में रहकर भी भारतीय संस्कारों के अधीन है और बार बार प्रणव के साथ ले चलने की भीख के बाद भी वह नहीं पिघलता। वह प्रणव पर भूखे शेरनी की तरह आक्रमण कर देती है। तुम खुद बदचलन हो, गुंडे हो, आवारा हो, तभी तो रंडियों से फंसे हुए हो। अनु के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। थू तुम पर। यह थूकना पूरी पितृसत्ता पर थूकना है। यह उस घृणा का प्रतीक है जो इस व्यवस्था ने उसे दी है। अनु का इस तरह पागल की तरह व्यवहार करना दरअसल आधुनिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री की विडंबनात्मक व्यवस्था का प्रतिफल है। कीरत, विभा, नीरजा जैसी स्त्रियां इस व्यवस्था की विकृति में अपने आप को ढाल लेती हैं, अतः वे इस तरह का पागलपन प्रकट नहीं करती। वे अंदर से खोखल मात्र हैं। उन्हें अपनी पहचान और वजूद को इसी तरह इस्तेमाल करना आता है। अनु इस व्यवस्था की विकृति को जीवन शैली बनाकर जी नहीं पाती, इसलिए वह पागल हो जाती है। इस पागल के अंत में वह प्रणव का दिया घर और सामान वहीं छोड़कर अपनी पुरानी सहेली दिव्या के पास चली जाती है। यह उसके नए जीवन का प्रारंभ है। अनु प्रणव से अलग होने की पीड़ा और विक्षिप्त स्थिति को भोगने के बाद अपनी सहेली दिव्या के पास जाती है। दिव्या अपने पति के साथ रहती है। स्वाभिमानी इंसान हैं दोनों। अनु का उससे बताती है कि प्रणव ने उसे छोड़ दिया। कारण बताते हुए वह कहती है कि वह आदर्श पत्नीत्व के मिथक को चकनाचूर कर देता है। मैं तो अपने पत्नीत्व में डूबी थी, पर शायद प्रणव का एक ही स्त्री से काम नहीं चलता। शायद मैंने कभी प्रणव को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। कभी यह नहीं सोचा कि दाल सब्जी और शरीर से परे भी कोई और चाह होती है। प्रणव की वह मानसिक प्यास मैं शायद नहीं बुझा सकी। मैं सहचरी, जीवन संगिनी थी, पर सोलमेट नहीं। मुझ में दोष ही दोष दिखने लगे। अनु सोचती है कि पति के सामने पूरी तरह समर्पित रहकर उनका प्रेम पालूंगी, मगर यह मनोवृत्ति भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ही देन है जो स्त्री को अपने स्वार्थ के लिए दी जाती है। इसका अर्थ इतना ही है कि स्त्री पति को ना छोड़े। यदि पति छोड़ना चाहता है तो उसके यह आदर्श पत्नीत्व के गुण किसी काम के नहीं। मैं समझती थी पति प्रेम एक ऐसी जादू की बूटी है जिससे सारी आंधियाँ व्याधियाँ दूर हो जाती है। अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा समर्पित रहूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा प्रेम उन्हें जीत लेगा। तो यह सब झूठ था ना देवी? सारे व्रत, त्योहार, जप तप, कथा कहानियाँ सब झूठ थी ना? झूठ है मेरा सारा डिवोशन, प्रणव के चरणों पर न्यौछावर हो जाना, सब कुछ झूठा पड़ गया। दिव्या उसे अपने आत्मसम्मान की याद दिलाती है और प्रेरित करती है कि वह प्रणव के अलावा भी कुछ है। तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ है अनु? दिव्या का रोष अब छुपता नहीं। तुम जिंदगी भर अपने को पायदान बनाए रखोगी कि प्रणव तुम्हें रौंदता ही रहे। अनु अपने आप को इतना भूल चुकी है कि स्वयं को मंगतों की श्रेणी में रखने लगी है। यही दशा पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री के आत्मसम्मान की कर रखी है। इतनी बार इतने तरीके से उसका आत्मसम्मान कुचला गया है कि वह यह भूल ही गई कि वह भी एक स्त्री है, इंसान है, मानवीय गौरव और सम्मान पाने की अधिकारी है। वह कहती है मंगतों में आत्मसम्मान नहीं होता। अनु दिव्या और उसके पति के साथ रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। श्रम से जुड़कर पैसा स्वयं कमाकर उसमें एक इंसान होने का गौरव जागता है। प्रणव का घर बिक जाने पर
वह उसमें से आधा हिस्सा ले लेती है। यहीं से उसका विवेक और आत्मसम्मान जाग जाता है। प्रणव से अलग होने पर अनु एक परंपरागत स्त्री से विचारशील, कर्मशील स्त्री में बदलती है। पर यह सच है कि अगर परिस्थितियों ने मुझे न ढकेला होता तो आज मैं भी वही परंपरागत स्क्रिप्ट जीती रहती, पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर एक सफल डॉक्टर की निकम्मी बीवी की। कचहरी में विदा लेते वक्त आपकी उस शार्क मछली सी वकील ने मुझसे क्या कहा था? आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो मेरे मुंह से कड़वा वाक्य निकल गया, यह सहानुभूति आप अपने वकील को दीजिए। उस दिन के बाद मैं एक बार भी नहीं रोई। मालूम नहीं मेरे अंदर इतना तेज, इतना करेज कहाँ से आ गया। मुझे लगा मैं भी कुछ बन सकती हूँ। यह कुछ बन सकने की सामर्थ्य का बोध अनु जैसी स्त्री को नई स्त्री में बदल देता है। यही नई स्त्री स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण जीवन को जी सकती है। इस प्रकार अनु का जीवन की शेष यात्रा अपने पैरों से करती है और अपनी दृष्टि से दुनिया को देखती है, अपना अस्तित्व बनाती है, स्वयं निर्णय लेती है, स्वयं ही अपनी जेल से अपने को आज़ाद कराती है।